जैसा कि आपको भी इंतज़ार रहता है इस क्लास का, हमें भी इंतज़ार रहता है कि हम कब आपके सामने ऑनलाइन क्लास लेकर करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए, 15 क्वेश्चंस लिए हैं हमने। एक एक क्वेश्चन का ऑपरेशन होना है, एक एक क्वेश्चन को विधिवत पढ़ना है। हमारे लिए हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए सारे प्रश्नों के उत्तर जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे दमदार क्लास, सबसे सुपरहिट क्लास, सबसे अच्छी क्लास आप पढ़ने जा रहे हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए, मैंने अपना मार्कर ले रखा है, आप भी कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करते रहिए, क्योंकि पढ़ तो सभी रहे हैं। जो जिस काम को जितने अच्छे से करेगा उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा, जो जितनी मेहनत करेगा उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। रिजल्ट वाले दिन हम हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, इसलिए ज़रूरी है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी रोज़, तो मुझे एक दिन परिणाम भी मिलेगा बहुत ही अच्छा। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। प्यूमा इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर को अगर मैं बात करूं, ये हरमनप्रीत जी कौन है? तो ये है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कौन है भैया? कप्तान है हरमनप्रीत कौर। मैंने अभी बहुत जल्दी आपको बताया था निखत जरीन, इनका नाम निकहत जरीन भी कहते हैं, दोनों नाम एक ही हैं। इन्हें बनाया गया था इन्हें बनाया गया था भाई साहब, याद रखिएगा, देखिए पिछली कक्षाओं में मैं पढ़ा चुका हूँ। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है NMDC। आपको याद होगा अभी SSC GD में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा गया था। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? हर विद्यार्थी जानता है, हमारे यहाँ का प्रसून जोशी जी बनाए गए हैं। अभी अभी ये SSC GD में क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए, आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं? बेहतरीन प्रश्न है। अगर मैं आपको बात करता हूँ केरल पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है PR श्रीजेश। ये इनका नाम है, याद रखेंगे। अभी अभी हाल ही में बनाए गए हैं। 4 ब्रांड एम्बेसडर का नाम याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न पूछे ही जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि अपनी क्लास में टाइम का विशेष ध्यान रखा जाता है। समय आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसलिए बहुत आसानी से जो है आपको कम समय में अधिक से अधिक पढ़ाने का हमारा प्रयास रहता है। प्रवासियों के लिए पहला सर्वे किस राज्य ने शुरू किया है? पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लिया होगा आप लोगों ने। दूसरे का आंसर है झारखंड। प्रवासियों के लिए पहला सर्वे किस राज्य ने शुरू किया है? तो उस राज्य का नाम है झारखंड। क्यों किया गया है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भैया सिर्फ इतना है, एक मजबूत प्रवासी भारतीयों का डाटा ही तैयार करना इसका
मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? प्रवासियों के लिए डाटा तैयार करना। कहाँ शुरू किया गया है? देखिए, झारखंड में शुरू किया गया है। और जो ये प्रवासियों के लिए पहला सर्वे 24 जिलों में 11,000 घरों में किया जाएगा, ताकि प्रवासियों का एक मजबूत डाटा तैयार हो सके। मैं अगर बात करूं झारखंड की राजधानी के बारे में, तो इसकी राजधानी है रांची। अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं, तो मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। अगर मैं राज्यपाल की बात करूं, तो राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। अगर मैं लोकसभा सीटों की बात करूं, लोकसभा सीटें, उसके बाद मैं बात करूंगा राज्यसभा सीटों के बारे में। तो लोकसभा सीटें कितनी हैं? 14, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 6। देखिए, महज कुछ ही सेकंडों में मैंने आपको झारखंड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया है। इसे पढ़िए, नोट करिए, समझिए। अगर कहीं किसी प्रश्न में डाउट आता है तो उसे आप हमारी ऑफलाइन क्लास में डिस्कस जरूर करें। करंट अफेयर्स के जो 15 प्रश्नों की जो सीरीज है वो लगातार चलती रहेगी, और शनिवार को टेस्ट होगा। तो टेस्ट में भारी से भारी संख्या में आए। जो विद्यार्थी हमारी कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं और लखीमपुर खीरी में ही रहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी शनिवार को ऑनलाइन टेस्ट देने हमारे कोचिंग संस्थान विशाल जीएस मैथ सेंटर पर आ सकते हैं। उसकी कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। जो विद्यार्थी टेस्ट देना चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास लेते हैं, वे शनिवार को ऑनलाइन टेस्ट देने बेझिझक आ सकते हैं। उनसे किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन कोर्स भी कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग भी ले रहे हैं, तब भी आ सकते हैं। आइए मैं बात करता हूँ कुछ झारखंड के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। बता ही देते हैं आपको, होमवर्क नहीं देंगे, बहुत सारे लोग करते नहीं हैं, तो होमवर्क का कोई मतलब नहीं रह जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में लिखिए। कहाँ के? तो झारखंड के। पहला राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड का हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। पलामू राष्ट्रीय उद्यान, और बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर मैं झारखंड के लोक नृत्य की बात करूं, झारखंड के त्योहारों की बात करूं, तो देखिए, सरहुल जो त्यौहार है, सरहुल का त्यौहार झारखंड में, सरहुल का त्यौहार झारखंड में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। हम हट जा रहे हैं रास्ते से, और अगर चाहें तो आप तो नोट कर ही रहे हैं, मनाया जाता
है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और एक त्योहार है कर्म। कर्मा भी कहाँ मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है झारखंड में। नोट रखिए, बात को याद रखिए। हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस परेड की। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। पहली बार जो नई भर्ती हुई है अग्निवीरों की, उसने भी परेड में हिस्सा लिया। अग्निवीर में अब भर्ती में, अग्निवीर की भर्ती में पहले रिटन होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा। तो जो भी विद्यार्थियों का, जिन भी विद्यार्थियों का फिजिकल तैयार है, पुनः मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अग्निवीर की परीक्षा में अब पहले रिटन हुआ करेगा। जिन विद्यार्थियों का फिजिकल तैयार है वे रिटन निकालने के लिए हमारी कोचिंग संस्थान में पढ़ सकते हैं। उन्हें निश्चित ही सफलता मिलेगी, इसका आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। और हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, थोड़ा सा आप भी मेहनत करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कौन झंडा फहराता है और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कौन झंडा फहराता है? क्या दोनों दिनों में एक ही व्यक्ति झंडा फहराता है या अलग अलग झंडा फहराया जाता है? ये आप हमको ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आता है। अगर नहीं आता है तो मुस्कुराइए, आप कंपटीशन के छात्र हैं। आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए, किसी न किसी ने उत्तर जरूर दिया होगा। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पूरी बात को जानेंगे। गणतंत्र दिवस 2023 में परेड कहाँ हुई? कर्तव्य पथ पर। पुराना नाम क्या है? पुराना नाम आप बताइए, मैंने नया नाम बता दिया है। कर्तव्य पथ पर हुई झांकी प्रतियोगिता में उत्तराखंड की झांकी को, उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को प्रथम स्थान तथा महाराष्ट्र की झांकी को द्वितीय तथा उत्तर प्रदेश की झांकी को, उत्तर प्रदेश की झांकी को तृतीय स्थान मिला। पूरी बात लिखी हुई है, नोट करिए और बताइए कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो मिस्र के राष्ट्रपति जी आए हैं मुख्य अतिथि बनकर, उनका नाम क्या है? हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इकोनॉमिक सर्वे 2023 के अनुसार 2023-24 में भारत की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी क्या होती है, समझाएंगे आपको जीडीपी के बारे में। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे विधिवत। अभी करंट अफेयर्स की क्लास है, इसमें हम समझते हैं
6.5% रहेगी। जीडीपी लगातार 3 सालों में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है, तीसरे साल। ठीक है, आइए कुछ बात करते हैं, आपको बताते चलें कि अभी अभी इकोनॉमिक सर्वे किसने पेश किया है। अभी अभी देखिए बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र पेश कौन करता है? वित्त मंत्री करती हैं। अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, वित्त मंत्री हैं। बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है, बोगोट शब्द से बना है और जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। तो बजट जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट शब्द का वर्णन संविधान में नहीं है। बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। बजट जो है केंद्र का बजट अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 116 तक है। पहले बजट है, उसके बाद में एस्टीमेट है, प्राक्कलन है, उसके बाद में विनियोग है, उसके बाद में फिर लेखानुदान है। ऐसे क्रम बजट का चलता है। सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है, फिर प्राक्कलन किया जाता है, एस्टीमेट में बताया जाता है कि हम कितना पैसा कहाँ खर्च करेंगे। उसके बाद विनियोग विधेयक पारित होता है। विनियोग जब पारित हो जाता है तो पैसा मिलता है। अगर किसी योजना में पैसा कम पड़ गया तो अतिरिक्त बजट पास करते हैं और उसके बाद लेखानुदान देकर सारी चीज़ों को स्पष्ट करते हैं कि हमने कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया। ये थी बजट की कहानी। पॉलिटी चल ही रही है। जो लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उनका रिवीजन हो गया और कुछ नहीं था बस। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक सर्वे से देखा जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है, देश की अर्थव्यवस्था में क्या क्या सुधार हुआ, कहाँ कहाँ सुधार करने की और आवश्यकता है, देश में की अर्थव्यवस्था की क्या हालात हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे में जाना जाता है और सर्वे करने के बाद उसे बताया जाता है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? ये खिलाड़ी का नाम क्या है? इन खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये है इंडिया के पूर्व ओपनर। इनका नाम क्या है भैया? याद रखेंगे आप। इनका नाम है मुरली विजय, जिन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो क्या लिखेंगे? भारतीय टीम के पूर्व ओपनर मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। मेरा क्या है, मैंने सोचा कि जब तक मैं मिटाऊंगा तब तक आप खाली ना बैठे, आप नोट करिए दोस्तों, नोट करिए। ऐसी क्लास ये सिर्फ मोस्टली मैं अपने कोचिंग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाता हूँ, लेकिन भले ही वो लोग ना पढ़ें, लेकिन अन्य जगह के विद्यार्थी भी पढ़कर इसका लाभ उठा लेते हैं। काफ़ी कुछ कंपटीशन बढ़ जाएगा इस करंट अफेयर्स की क्लास को लेने के बाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न मैं ही कराता हूँ। इतना करंट अफेयर्स के प्रश्न शायद ही किसी चैनल पर कोई पढ़ाता हो। खैर, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। खास बात क्या है? खास बात ये है, पहला विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस
30 जनवरी 2020 को मनाया गया था। ये बात आप याद रखिए। ये विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस क्यों मनाया जाता है? ये भैया इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो भी ऐसे रोग होते हैं जैसे वायरस है, प्रोटोजोआ है, इन सब से बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। उन्हीं बीमारियों के नियंत्रण के लिए जागरूकता दिवस के रूप में ये मनाया जाता है उष्णकटिबंधीय रोग दिवस। मोस्टली ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, इन सब जगहों पर ऐसे रोग फैलते ही हैं। उनको रोकने के लिए, उनके प्रति जागरूक रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? बहुत अच्छा है। आराम आराम से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, बस रुकिए मत, थकिए मत, बैठिए मत, धीरे धीरे चलते रहिए। धीरे धीरे चलते रहेंगे तो एक दिन मंजिल तो मिल ही जाएगी, कोई इसमें दो राय नहीं है। आइए फटाफट हम पढ़ते ही चलते हैं। लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो बात करते हैं तो पूरी करते हैं, पूरी बात करते हैं। आप इधर उधर उधर इधर से सारी चीज़ों को नोट करते रहेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने सीहोर जिले के बुधनी में बड़ा ऐलान किया। और बड़ा ऐलान में क्या किया? बड़े ऐलान में लाडली बहना योजना की घोषणा की, जिसमें सभी वर्गों की माताओं और बहनों को प्रति माह 1000 रुपये मदद के तौर पर दिए जाएंगे। चाहे भले ही वो कोई अतिरिक्त राज्य सरकार की लाभ का मतलब लाभ ले रहे हो, फिर भी उनको लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे किसान मित्र योजना के तहत तिमाही 2000 रुपये दिए जाते हैं। तिमाही दिए जाते हैं, तिमाही दिए जाएंगे तो 4 दिए 12, 6000 रुपये सालाना आपके अकाउंट में आ जाता है। क्लियर बात है, कोई डाउट नहीं है। लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, तो इसे आप याद ही रखेंगे। ठीक है, लाडली बहना का मतलब क्या है? कोई छोटी बहन है, वो बहुत घर की लाडली है। छोटी बहन है, बहुत घर की लाडली है। मेला देखने गए हो तो उसे कहाँ रखोगे? तो आप कहेंगे सर उसे मध्य में रखेंगे, कहीं खो ना जाए। छोटे बच्चे खो जाते हैं। माघ मेला चल रहा प्रयागराज में, अब वहाँ अगर जाएंगे तो बहन कैसी है? छोटी है। छोटी है तो लाडली है, लाडली है तो उसे मध्य में रखना है कि कहीं मेले में खो ना जाए। वहाँ तो माघ मेले में इतनी भीड़ है कि खो जाते हैं लोग। अभी क्या है, अभी कई बार ऐसा होता है कुंभ और महाकुंभ के अवसर पर कि बंदा कपड़े निकाल कर और 4 लोगों को छोड़कर जैसे गंगा जी में डुबकी लगाई और ऊपर निकला तो सब देखते हैं, अरे कहाँ चले गए सब एक ही जैसा लगता है। तो ढूंढना पड़ता है भाई, निशानी रखनी पड़ती है कहाँ पर हमारे लोग खड़े हैं। तो हम जब नहा धोकर जाएंगे तो उनसे मुलाकात कर लेंगे,
तो ये सब चलता रहता है, ये सब प्रक्रिया है जीवन की, खोना पाना बिछड़ना, लेकिन रखना कहाँ है, उसको मध्य में रखना है। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता? आइए 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ऐसे बारी बारी से लिखते रहेंगे इधर उधर, तो आपको नोट करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलिए आ जाइए। अरे कहाँ गिर गए तुम, ऊपर ही रहो। आइए बात करें हम, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसको NSE ने जीता है, जिसको कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने जीता है टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट। क्या जीता है? देखिए लिखिए, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है इसने। और आपको बताएं तो NSE की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और मुंबई में खादी उत्सव भी शुरू किया गया है। खादी ग्रामोद्योग की स्थापना आप बता दीजिए, मुख्यालय मुंबई में है, खादी उत्सव वहीं शुरू किया गया है। क्लियर हो गया? और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, NSE के जो प्रबंध निदेशक और CEO हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम जो है वो है आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान इनका नाम है। और ये कौन है भैया? तो ये है प्रबंध निदेशक और CEO है। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन बना है? इस प्रश्न की भी बात करेंगे हम। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन की बात नहीं, सॉरी, ओ ठीक 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 ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर था। ठीक है, सही पढ़ा है, क्वेश्चन बस गलत पढ़ गए थे। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करनी है। सॉरी भाई साहब, वो पढ़ दूसरा गए और बता दूसरा गया, सोच तो मैं भी रहा था। दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन बना है? तो ये बना है NSE। सोच मैं भी रहा था कि ये क्या है, गड़बड़ हो गया। 9 नंबर से 9 नंबर की कहानी बनी, कोई बात नहीं। मैं बताता हूं, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट, ये हटा दो, ठीक है। और सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज, दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना है NSE। ठीक है, ये बता देता हूं 8 नंबर। अनीश गिरी ने टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है। इसका आयोजन 13 जनवरी से 29 जनवरी के मध्य हुआ था। ये इतनी बात आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। थोड़ा सा क्वेश्चन का बस नंबरिंग में फर्क था। 9 नंबर तो सही लिखा,
लेकिन टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट यहाँ पे लिख दिया 8 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। समय का क्या है, देखिए समय पढ़ने में और पढ़ाने में भाई साहब पता नहीं चलता है। आपको भले ही लंबा वीडियो लगे और आप निकल जाइए, अब 15 क्वेश्चन 30-35 मिनट तो लग ही जाएंगे भाई साहब पढ़ाने में। या तो क्वेश्चन कम कर दें या तो जानकारी कम कर दें, तो वो भी आप लोग नहीं सुनोगे। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? अब देखिए हम वायुसेना के बारे में पूरी बात को बताएंगे आपको। वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले हम ये बात बताना चाहते हैं आपको, एक बार मैं ऑनलाइन क्लास में बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर से यदि बात आई है तो मैं फिर से बताता हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन, वायुसेना के नए उप प्रमुख। वायुसेना के नए उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह जी को बनाया गया है, जो संदीप सिंह का स्थान लेंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या बताते हैं? भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इतनी स्पीड में भाई साहब बता रहा हूँ मैं खुद, ताकि आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें पता चल जाए। भारतीय वायुसेना जो है दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? तो इनका नाम है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। बाकी तीनों थल सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख आप बता दीजिए। नौसेना प्रमुख भी मैं बता देता हूँ। नौसेना दिवस आप बता दीजिए। नौसेना प्रमुख मैं बता देता हूँ। एडमिरल आर हरि कुमार। थल सेना प्रमुख भी बता दीजिए। उसके बाद मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। असम राज्य का नया डीजीपी किसे बनाया गया है? कोई बात नहीं, असम राज्य का नया डीजीपी जिन्हें बनाया गया है उनका भी नाम देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को क्या बनाया गया है? असम राज्य का नया डीजीपी बनाया गया है। ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? आइए बात करते हैं 12 नंबर की। समग्र शिक्षा अभियान लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। इतनी बात आप समग्र शिक्षा अभियान के बारे में जानेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान यूपी राज्य सरकार ने शुरू किया है।
किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इनका नाम है VK पांडियन। इनका भैया क्या नाम है? तो इनका नाम है VK पांडियन। अगर मैं बात करूं किस राज्य सरकार ने जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है, तो इस क्वेश्चन को तो थोड़ा समझाना पड़ेगा, समझा देते हैं। आपको भी कहाँ जाना है, आप भी तसल्ली से बैठे पढ़ रहे हैं और पढ़ तो रहे ही हैं। बस ये है दोस्त, थोड़ा मन से देखना, बातों को समझना। जीवन विद्या शिविर, जीवन विद्या शिविर किस लिए शुरू किया गया है? तो देखिए, स्कूली शिक्षकों के लिए दिल्ली में जीवन विद्या शिविर को शुरू किया गया है। ये बात नोट करिए जीवन विद्या शिविर के बारे में। हिमाचल प्रदेश ने अपना 53वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया है 25 जनवरी को, और 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। अभी अभी हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका भी नाम आप याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे अगर किसी भी विद्यार्थियों को मालूम हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, बेहतर तैयारी हो जाएगी। हमारा लक्ष्य आपको शिक्षित करना है, आपको सिलेक्शन दिलाना है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। और मन से पढ़ेंगे तो कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। हारा वही है जो मन से लड़ा नहीं है, हारा वही है जो मन से लड़ा नहीं है। तो साथियों, मन से लड़िए, प्रयास करिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। इन्हीं मीठी मीठी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बातों के साथ मैं आपसे आज की क्लास से विदा लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा और आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जितना भी आपको पढ़ाया गया है सारा कुछ नोट रखेंगे, रिवीजन करेंगे। शनिवार को टेस्ट होगा, उस टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आएंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।